निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 11 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। प्रत्यक्ष लाभ अंतःकरण के अंतर्गत सरकार की ओर से मिलने वाले लाभों सहायता को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है। इसमें लगभग 440 कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिससे आज करोड़ों की बचत होती है। डिजी लॉकर यह नागरिकों को उनके सार्वजनिक और निजी दस्तावेज को पब्लिक क्लाउड में सुरक्षित रखने के लिए निजी जगह उपलब्ध कराकर कागज विहीन अभिशासन उपलब्ध कराता है। उमंग यह अनेक सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला संपूर्ण मोबाइल ऐप है। मेरी सरकार साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जिसमें नागरिक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा करते हैं। यह विदेशों में भी लोगों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने को प्रोत्साहित करता है। डिजिटल भुगतान कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल भुगतान केंद्र जैसे भीम ऐप, भीम आधार, भारत क्यूआर कोड आदि शुरू किए गए हैं, जिससे समय की भी बचत होती है। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डिजिटल तरीके से भेजने या प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। GeM यह आम प्रयोगों की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल इस एकल ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ई-कोटर्स मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में केस स्टेटस, कोर्ट ऑर्डर आदि कई सेवाएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें कई अदालतों से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और डैशबोर्ड के माध्यम से अखिल भारतीय आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ईमेल सेवाएं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार सभी आधिकारिक संवाद के लिए सुरक्षित ईमेल सेवा उपलब्ध कराती है। ई-हॉस्पिटल ऑनलाइन पंजीकरण फ्रेमवर्क मरीजों को सरकारी अस्पतालों के साथ ऑनलाइन OPD जांच कराने की सुविधा प्रदान करने की एक पहल है। ई-साइन KYC सेवा के माध्यम से आधार धारक के प्रमाणीकरण का उपयोग करके ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल शिक्षा इसके अंतर्गत स्वयं प्रभा तथा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी प्रमुख है, जो शिक्षा के प्रमुख पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई-पुलिस, वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, ई-गवर्नेंस जैसे प्रमुख कार्यक्रम संचालित हैं। आरोग्य सेतु ऐप यह एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है, जो GPS एवं ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रैक करता है। चैटबॉट प्रधानमंत्री ने लोगों के कोरोना संबंधी प्रश्नों के समाधान हेतु व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ने की घोषणा की थी। GOK डायरेक्ट यह ऐप केरल सरकार द्वारा लोगों को कोरोना वायरस महामारी से जागरूक करने हेतु लॉन्च किया गया। आपूर्ति सुविधा ऐप नोएडा प्राधिकरण ने लोगों तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए
आपूर्ति सुविधा ऐप लॉन्च किया था। लोकेटर व COVA गोवा सरकार ने कोविड-19 लोकेटर ऐप तथा पंजाब सरकार ने कोवा ऐप लॉन्च किया था। कोरोना वायरस से बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नवीन क्रांति आई। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वीडियो क्लासेज, प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज, स्लाइड्स, ऑनलाइन टेस्ट, PDF आधारित ऑनलाइन शिक्षा का वृहद स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा। पैरा कोरोना के दौरान इस रोग के प्रसार को रोकने तथा इससे बचने हेतु तरह तरह के उपाय डिजिटल माध्यमों की मदद से लोगों तक पहुंचाए गए। देश भर से डाटा एकत्रीकरण में डिजिटलाइजेशन का बखूबी उपयोग किया गया। कोरोना के दौर में लेन देन एवं क्रय विक्रय में नकदी के प्रयोग पर रोक लगी तथा लोगों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट को व्यापक पैमाने पर अपनाया गया। पैरा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से आज डिजिटली तरीके से सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज भारत नवाचार का केंद्र बन चुका है। आधार के कारण भारत की लगभग 99% आबादी को डिजिटल पहचान उपलब्ध हुई है। डिजिटल लॉकर, ई-साइन, डिजिटल भुगतान आदि के कारण लोगों को सरकारी सेवा घर बैठे अपने फ़ोन पर उपलब्ध हो रही है, जिस कारण इन्हें विभिन्न सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ता है, अर्थात समय व ऊर्जा दोनों की बचत हो रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था से आम लोगों का जीवन सरल हो रहा है, साथ ही इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनाने से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। विश्व बैंक के अनुसार यदि डिजिटल तकनीक का लाभ विश्व भर के लोगों तक पहुंचाना है तो जहां कहीं भी डिजिटल डिवाइड है इसे समाप्त करना होगा, अर्थात जिन लोगों के पास यह तकनीक उपलब्ध नहीं है उन्हें भी इसका लाभ पहुंचाना होगा। यह कथन भारत पर भी लागू होता है, क्योंकि भारत में भी डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण इसका पूर्ण अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। संक्षेप में, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मार्ग में निम्नलिखित चुनौतियां हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता के मार्ग में आज सबसे बड़ी चुनौती आवश्यक अवसंरचना का अभाव है। आज भी भारत में बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 80 लाख से अधिक वाईफाई हॉटस्पॉट की ज़रूरत है, जबकि वर्तमान में इसकी उपलब्धता काफ़ी कम है। डिजिटल इंडिया का मूल आधार सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी है, लेकिन सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव मुख्यतः भारत के शहरों में पड़ा, जबकि भारत के ग्रामीण निर्धन परिवार पर इसका व्यापक प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। फिर शैक्षणिक पिछड़ापन व जागरूकता में कमी भी इस मार्ग में बाधा है। इन सब कारणों से भारत में डिजिटल विभाजन की उपस्थिति बनी हुई है, जो कि एक प्रमुख चुनौती है। नीतिगत बाधाएं भी डिजिटल इंडिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। कर संबंधी व अन्य नियामकीय दिशा निर्देश, FDI नीतियों में अस्पष्टता आदि इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट की गति
अन्य प्रमुख देशों की तुलना में काफ़ी कम है। यहाँ तक कि श्रीलंका एवं पाकिस्तान में भी 4G की औसत स्पीड भारत से ज़्यादा है। पैरा डिजिटल इंडिया की सफलता में साइबर सुरक्षा व डेटा सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन भारत में साइबर खतरा व डेटा लीक की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है तथा इस संदर्भ में अभी कोई कानून नहीं है, जिस कारण डिजिटल इंडिया को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। पैरा राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के माध्यम से पूरे देश में 52.5 लाख लोगों को डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों में अधिकृत राशन डीलरों सहित आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे ये लोग सरकार की ई सेवाओं से जुड़कर स्वयं लाभ उठाते हैं, साथ ही अन्य लोगों को इससे जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2019 तक समस्त राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल साक्षर बनाना तथा प्रत्येक उपयुक्त परिवार के एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर कर 40% ग्रामीण परिवारों को इस योजना से जोड़ना था, जो वर्तमान में भी जारी है। भारत नेट इस योजना में वर्ष 2018 तक देश में 2.25 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की स्पीड पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कराने का लक्ष्य रखा गया था। यह विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजना है, जो वर्तमान में भी जारी है। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड वर्ष 2020 तक नेट जीरो आयात प्राप्त करने के उद्देश्य से फंड ऑफ फंड के रूप में इस फंड की स्थापना की गई है। डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म यह किसी भी संगठन के लिए स्कैन किए गए दस्तावेज छवियों के लिए डिजिटलीकरण की सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार सरकार के सफल प्रयास से डिजिटल क्षेत्र की चुनौतियों के विद्यमान होते हुए भी कार्यों में पारदर्शिता, सरलता, गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इससे दूर दराज के गांव में भी विभिन्न सेवाओं से लोग लाभान्वित हुए हैं। साथ ही सरकार अब छोटे शहरों में BPO उद्योग स्थापित करने पर बल दे रही है। इसमें एक तरफ तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे, दूसरी तरफ सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। पैरा दूरसंचार के क्षेत्र में 5G एक नवीन क्रांतिकारी तकनीक है। यह तकनीक भविष्य में 4G के स्थान पर संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दक्षिण से शुरू हुई इस तकनीक को भारत में भी आरंभ किया जा रहा है, जिससे भारत के सामाजिक, आर्थिक, रक्षा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को काफ़ी गति मिलेगी व राष्ट्र का विकास तेजी से होगा। यद्यपि इसके मार्ग में कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियों के कारण इस नवीन तकनीक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज का युग सूचना, संचार एवं
प्रौद्योगिकी का युग है और इसके बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पैरा 5G तकनीक इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी है तथा इसे डाटा ट्रांसफ़र करने का अब तक का सबसे तेज और सुरक्षित माध्यम माना जा रहा है। इसकी गति लगभग 1 Gbps से भी अधिक होगी, जो कि सामान्य वायरलेस मोबाइल फ़ोनों से लगभग 10 गुना अधिक है। तेज गति डाटा ट्रांसफ़र और कम लेटेंसी होने के कारण 5G अपनी पिछली पीढ़ियों से काफ़ी सुदृढ़ है। डाटा के समूह को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने वाले समय को नेटवर्क लेटेंसी कहते हैं। पैरा यह तकनीकी उच्च रिजोल्यूशन क्षमता वाली उच्च बैंडविड्थ आकार की द्विविमीय प्रौद्योगिकी है। यह त्रुटि रहित नीति पर आधारित उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करती है। इसके माध्यम से रिमोट प्रबंधन के साथ तीव्र समाधान संभव होता है। इसकी गति 4G की अधिकतम स्पीड से 20 गुना तेज है। 5G तकनीक में नेटवर्क लेटेंसी 1 मिली सेकेंड तक हो जाएगी। लेटेंसी जितनी कम होती है, डाटा ट्रांसफ़र की गति उतनी ही तेज होती है। पैरा 5G नेटवर्क के प्रसारण के लिए किसी भी प्रकार के टावर की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इसमें सिग्नलों का ट्रांसमिशन छतों अथवा बिजली के खंभों में लगे छोटे सेल स्टेशनों के माध्यम से किया जाएगा। वे छोटे सेल मिलीमीटर तरंग स्पेक्ट्रम के कारण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस तकनीक का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाएगा। अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसे प्राप्त करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है तथा इसके लिए प्राप्तकर्ता को महंगे लाइसेंस एवं विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह अनलाइसेंस्ड होने के साथ प्रयोग के सभी मानकों एवं निर्देशों से भी मुक्त हो जाती है। वस्तुतः इसके प्रयोग के लिए भी तय मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। 5G तकनीक के अंतर्गत विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों जैसे मीमो, TDD आदि का प्रयोग किया जाएगा। मीमो तकनीकी लगभग 952 Mbps की तीव्रता के साथ डाउनलोडिंग क्षमता प्रदान करेगी। पैरा यह दूरसंचार टेलीकॉम तकनीक का मिश्रण है जिसमें बहुत कम ऊर्जा का प्रयोग होता है तथा यह विकिरण भी बहुत कम उत्पन्न करता है। साथ ही व्यापक कनेक्टिविटी के माध्यम से बहुत अधिक डाटा गति प्रदान करता है। इस तकनीकी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक नेटवर्क के रूप में बनाया गया है, जिससे लोगों के आम जीवन से संबंधित काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। इसका प्रयोग केवल मोबाइल और लैपटॉप पर ब्राउजिंग तथा सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रयोग कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, शहरों की आधारभूत संरचना का विकास करने आदि में भी होगा। पैरा 5G तकनीकी को लेकर पूरा विश्व बेहद उत्सुक है तथा इसे प्राप्त करने हेतु अत्यंत तीव्र गति से अग्रसर है। चीन के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5G कनेक्शन हेतु लगभग 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज़, 3400 से 3600 और 4800 से 5000 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के बैंड की घोषणा जारी की है। जापान ने 5G बैंड के लिए लगभग 3700 मेगाहर्ट्ज़, 5400 मेगाहर्ट्ज़ और 28
गीगाहर्ट्ज़ तक के बैंड की घोषणा की है। यूरोप में 5G कनेक्शन को लेकर प्रारंभिक कार्य लगभग 3400 से 3800 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम रेंज पर केंद्रित है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही आयरलैंड, चेक गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया आदि देशों ने 5G बैंड के लिए नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। दक्षिण कोरिया ने प्योंगयांग में आयोजित हुए शीतकालीन ओलंपिक में 5G कनेक्शन के क्षेत्र में विश्व के समक्ष अपनी नेतृत्वकारी भूमिका का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार कतर की दूरसंचार कंपनी ओरेडू ने वर्ष 2018 में विश्व का पहला व्यावसायिक 5G नेटवर्क प्रारंभ किया, जो लगभग 3.5 गीगाहर्ट्ज़ के बैंडविड्थ पर आधारित था। वस्तुतः 5G कनेक्शन अभी सभी जगह नहीं पहुंच पाया है, यहां तक कि अमेरिका जैसे देशों में भी यह अभी कुछ ही शहरों तक पहुंच पाया है। सभी देशों की प्रमुख दूरसंचार कंपनी इस दिशा में तीव्र गति से प्रयासरत है। भारत ने 2G, 3G एवं 4G को प्रारंभ करने में काफ़ी विलंब किया था, लेकिन इस बार भारत पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहता, बल्कि सरकार ने वर्ष 2020 के अंत तक देश में 5G तकनीकी को वाणिज्यिक रूप से लागू करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। भारत में 5G तकनीकी से संबंधित एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी सिफारिश में 5G के स्पेक्ट्रम के प्रारंभिक आवंटन, उपलब्ध स्पेक्ट्रम की मात्रा में वृद्धि और स्पेक्ट्रम के मूल्य को घटाने के लिए कहा। साथ ही इसने 3 प्रकार से प्रयास प्रारंभ किया: भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन, राष्ट्रीय 5G कार्यक्रम का आयोजन और भारत की विशिष्ट 5G अनुप्रयोगों के लिए कार्यक्रमों के आयोजन की सिफारिश की। 5G तकनीकी का भारत में यदि सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो जाता है तो इससे भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। इस तकनीक से भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इत्यादि क्षेत्रों को गति मिलेगी। साथ ही इसके माध्यम से न्यू इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटी परियोजना, भारत नेट परियोजना आदि को सफल बनाया जा सकता है। 5G तकनीक, जिसे इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी कहा जाता है, के द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण इत्यादि किया जा सकता है। भारत में 5G तकनीक का भारत सरकार की भारत नेट परियोजना आदि को सफल बना सकती है। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सभी घरों में लगभग 2 Mbps से लेकर 20 Mbps तक की ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। इस तकनीक के माध्यम से भारत में सूचना सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना है। इसके माध्यम से टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन इत्यादि क्षेत्रों को और अधिक बल मिलेगा, जिससे भारत के किसी भी रिमोट क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधा पहुंचाई जा सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में 5G तकनीक के द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में सहायता मिलेगी। वर्तमान में जो नेटवर्क उपलब्ध है उसकी अपेक्षा 5G कनेक्शन अत्यधिक महंगा है। 5G में निवेशकों द्वारा प्रतिवर्ष 2000 बिलियन से भी अधिक के निवेश करने की आवश्यकता है, जिस कारण निवेशकों को यह हतोत्साहित करती है।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों के अनुसार भारत में 5G के लिए उपयुक्त आधारभूत संरचना की काफ़ी कमी है और इसे विकसित करना स्वयं में एक चुनौती है। वर्ष 2016 में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में रिलायंस जियो के कदम रखने से अन्य स्पेक्ट्रम ऑपरेटरों के राजस्व में भी कमी आई है। 5G तकनीक के संदर्भ में स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां भी हैं। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिकों ने 5G प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले सरकार से इसके दुष्प्रभाव की जांच की मांग की है। यूरोप में तो 244 वैज्ञानिकों द्वारा इसके विरुद्ध 5G अपील नाम से ऑनलाइन विरोध चल रहा है। वस्तुतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 5G तकनीकी से निकलने वाला विकिरण मानव व पशु पक्षी के साथ पूरे सजीव जगत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे निकलने वाला विकिरण हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। पैरा यह सही है कि भारत में अभी 5G तकनीकी से संबंधित आधारभूत संरचना, निवेश व स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द इन चुनौतियों का उचित समाधान करके इस तकनीकी को भारत में लागू करना चाहिए। भारत में 5G तकनीकी के आगमन से आर्थिक, सामाजिक, सामरिक आदि सभी क्षेत्रों में गतिशीलता आएगी तथा देश के विकास को और अधिक बल मिलेगा। पैरा अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कार्यप्रणाली के अनेक स्वरूप होते हैं और इन्हीं स्वरूपों के आधार पर अर्थव्यवस्था का आयोजन एवं नियोजन प्रतिस्थापित होता है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था में राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप सीमित तथा पूंजीवादी हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप अत्यल्प होता है। अर्थव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर ही नियोजन का स्वरूप निर्धारित होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, किंतु हिंदू वृद्धि दर की सीमित सफलता और भूमंडलीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्ष 1991 के बाद से निजीकरण किया जा रहा है। सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे की प्रवृत्ति ने ही निजीकरण को बढ़ावा दिया है। पैरा ऐसी व्यावसायिक इकाइयां जिनका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र सरकार, राज्य या स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत निजी क्षेत्र के उद्यम जैसे बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और सरकार द्वारा स्थापित नए उद्यम जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, राज्य व्यापार निगम इत्यादि आते हैं। निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। एक व्यापक अर्थ में निजीकरण राजस्व संग्रहण तथा कानून प्रवर्तन जैसे सरकारी प्रकारों के निजी क्षेत्र में स्थानांतरण को संबोधित करता है। पैरा वर्तमान में कुछ बड़े सार्वजनिक उपक्रमों जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और एयर इंडिया में घाटे की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इन सभी उपक्रमों में घाटा
इनकी राजस्व प्राप्ति से अधिक है। इनके पुनर्गठन और यहाँ तक कि धन और अन्य संसाधनों के प्रयोगों के बावजूद भी सकारात्मक परिणाम नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति में सुधार हेतु निजीकरण करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उदाहरण स्वरूप हाल के दिनों में BSNL, STNL के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे में भी तेजस जैसी ट्रेन को चलाना आदि निजीकरण की तरफ सरकार के झुकाव को इंगित करता है। स्टॉप।